स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुका है पटना के खान सर, जो कि कई भाषाओं को सरल भाषा में समझाने में बहुत ही माहिर है ऑनलाइन पर, और उसका नाम है खान सर, जो कि बहुत ही मशहूर हो चुका है। मतलब सरल भाषा में लोगों को समझाता है और लोगों के पास ये पहुंचाता है। तो इस वीडियो में उनके साथ सवाल जवाब किया जाएगा कोरोना के बारे में, कि कोरोना हम लोगों को कैसे होगा, और कोरोना होने वाला है तो उसको कैसे पहचान पाएंगे, और घर में कोरोना का इलाज कैसे किया जाएगा। पूरा आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना कि किस तरह से कोरोना हो सकता है हमारा शरीर में, या फिर हो चुका है, या हम लोग घर में कोरोना का इलाज कर सकते हैं, किस तरह से वो अंत में आप लोगों को पता चलेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखकर ही जाना, तभी आप लोगों को दोस्तों पूरा जानकारी मिलेगा कोरोना के बारे में, कि किस तरह से ये कोरोना होता है और किस तरह से शरीर के अंदर ये फैलता है। तो पहले जानकारी लेंगे, मतलब कि पहला सवाल है खान सर से कि ये RT-PCR के तहत कोरोना को कैसे जांच किया जाता है। मतलब कि जैसे कोरोना का जांच सवाल आता है, जांच के बारे में आता है, तब भी RT-PCR के तहत ही ये कोरोना जांच किया जाता है। तो इसके बारे में पहले आप कुछ बताइए। RT-PCR एक बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। समस्या ये है ना कि जो कोरोना वायरस है वो एक RNA वायरस है, और हम लोग जो जांच करते हैं वो DNA की करते हैं। RNA जो होता है एक्चुअली वो सिंगल धागा की तरह होता है, और DNA जो होता है वो डबल धागे की तरह, इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो RNA को DNA में बदलना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से जांच लेट हो जाती है। अब यहाँ पे RT-PCR में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का वो RNA से DNA में लाएगा। इसके बावजूद अब वो तो DNA में आ गया, लेकिन उसे कोरोना है या नहीं इसका तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ता है, कितने साइकिल घुमाएंगे इसको, कितने साइकिल में ये जाके कोरोना मिल रहा है। तो किसी को 2 ही साइकिल में मिल जाता है तो उसका कोरोना ज्यादा खतरनाक है। किसी कोरोना को ढूंढने में ज्यादा साइकिल लगता है, इसका मतलब उसमें कोरोना कम है। तो टोटल हम लोग 35 साइकिल को घुमाते हैं, जिसे हम लोग CT वैल्यू कहते हैं। तो जिसका RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन हो गया यहाँ पे। तो जिसका CT वैल्यू कम है उसका मतलब है कि उसमें कोरोना ज्यादा है। तो RT-PCR में अगर CT वैल्यू ज्यादा है तो समझिए अभी कोरोना का लोड कम है, लेकिन ये CT वैल्यू जो है वो ये नहीं करती है कि आप मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेता है। आपने तो RT-PCR को सरल भाषा में समझाया, लेकिन इस वक्त का मौसम मतलब बहुत ही खराब हो जाता है। कभी कभी तो सर्दी जुकाम ऐसे बुखार भी होता है, तो इसमें कैसे पता चलेंगे? लोग बहुत ही जो है डर जाता है कि कोरोना हो गया है, या कुछ मतलब कोरोना हो चुका है, या फिर सर्दी बुखार खांसी ही ऐसा कुछ है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात एंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया है। और लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेके ना कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज्यादा है। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के वक्त में। और जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। आपने तो समझाया सर सरल भाषा में कि सर्दी बुखार जुकाम ऐसा होगा तो डरना नहीं, वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। और आपने कुछ देर पहले बताया था RT-PCR के तहत चेक करने के बारे में, और वहाँ पर चेक करने के बाद CT आता है। तो CT वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए सरल भाषा में सर। CT वैल्यू बताता है कि आपके ऊपर कितना कोरोना वायरस का लोड आ चुका है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुसे हैं सब, तो हमारे जो पुलिस फोर्स या कमांडो जाएंगे तो सबसे पहले कमरे को चेक करेंगे। तो
जैसे टोटल कमरे को तो कोई चेक नहीं कर सकता है ना, तो एक प्लान बना लिया जाएगा कि हर कोने से कुछ कमरे चेक कर लेना है, बीच में से कमरे चेक करना है, लॉबी सीढ़ी वगैरह को चेक कर लेना है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसमें कितने साइकिल को हम लोग चेक करेंगे, तो टोटल हमें 35 साइकिल चेक करना है, उसी को कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जैसे हम किसी कमरे में गए, किसी बिल्डिंग में जिसमें आतंकवादियों को ढूंढना है, जैसे दरवाजा खोले हमें आतंकवादी मिल गया, पहले ही दरवाजा में मिल गया, तो उसे सीटी वैल्यू कहेंगे 1। किसी का पहला में नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, 10वां में जाके मिला, तो हम कहेंगे कि उसका सीटी वैल्यू 10 है। मतलब आतंकवादी यानी जो एनिमी है उससे ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब दुश्मन की संख्या कम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 30 है, यानी उसका दुश्मन 30वें कमरे में मिला है, और हमें चेक करना था टोटल 35 कमरे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके उस वायरस का, उस बॉडी में जो वायरस आया है वो उसकी संख्या फिलहाल कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भी कम रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है ये कोरोना वायरस। तो सीटी वैल्यू बेसिकली वायरस लोड को बताता है कि कितना जल्दी वायरस मिल गया। सीटी वैल्यू कम होने का मतलब बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आपके कोरोना का लोड बहुत ज्यादा है। चलिए, आपने तो सीटी वैल्यू के बारे में समझाया, लेकिन ज़्यादातर लोग जब पॉजिटिव हो जाते हैं कोरोना तब बहुत ही घबरा जाते हैं, और हालांकि बहुत ही मरीज जो ऐसा है जो पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ मरीज ऐसा है जो ठीक हो जाता है। तो कैसे पता चले कि कोरोना होने के बाद हमारा अंदर कितना बड़ा खतरा है? सीटी वैल्यू के बाद आप खतरे को नहीं बता सकते हैं। जैसे किसी का सीटी वैल्यू 5 है तो नो डाउट ये बता सकते हैं कि नहीं भैया इसमें कोरोना भर चुका है, और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो हम ये कह सकते हैं कि एट अ टाइम उसके बॉडी में अभी कोरोना उतना नहीं है। लेकिन यहाँ 2 समस्या है, जिसका सीटी वैल्यू 5 है उसके शरीर में पूरा कोरोना भर चुका है, लेकिन अगर इसका इम्यून सिस्टम सही होगा तो ये इस कोरोना को हरा देगा। और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो उसमें अभी कोरोना भरा नहीं है, लेकिन अगर उसका इम्यून कमजोर होगा तो उसे कोरोना हरा देगा। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हमारा मनोस्थिति कैसी है। यदि हम मानसिक रूप से एकदम दृढ़ है कि नहीं हम कोरोना को हराएंगे ही हराएंगे, तो हमारा इम्यून उस समय डबल काम करने लगता है। और इसलिए आप देखते होंगे ना, हमारे इम्यून को बढ़ाने के लिए जैसे सेना युद्ध करने जाती थी पहले जमाने में तो नगाड़े ढोल बजते थे, ये क्या करता था, ये हमारी शक्ति को बढ़ाता था। उसी तरह हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारा मनोविश्वास होना चाहिए कि हम इससे जीतेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बेड की संख्या हॉस्पिटल में इतनी कम है कि कोई मरीज बेचारा एडमिट है, वो बच सकता है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरे बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है, इसके बगल में, वो बेचारा होपलेस हो जा रहा है, उसकी खुद की बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। तो आपने कहा कि होपलेस नहीं होना है, लेकिन जो दूसरी लहर में ये कोरोना आया है इसके बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। अचानक मरीज के अंदर से ऑक्सीजन घट जाता है और ऑक्सीजन बहुत ही कम पड़ रहा है, खबर में आ रहा है। और ऑक्सीमीटर क्या है, ये ऑक्सीमीटर रखने को सलाह दे रहा है, तो ये ऑक्सीमीटर कितना काम का है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए सर। ऑक्सीमीटर के लिए ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मददगार है। आपको एट अ टाइम बता देता है कि हाँ आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। आप खुद से अरेंज कर सकते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई चेन टूटा है आप नहीं कह सकते। जैसे उत्तर प्रदेश का मोदी नगर, वहाँ से दिल्ली महज 1 घंटा था, तो मोदी नगर के ऑक्सीजन को हरियाणा पंजाब इधर भेजा गया है, जबकि पास में दिल्ली था। दिल्ली के ऑक्सीजन को उड़ीसा से लाया जा रहा है, बंगाल से लाया जा रहा है, जो 1500 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में ही 1500 किलोमीटर, 24 घंटा तो रास्ते में ही डिले हो जा रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए ऑक्सीजन चेन को, जहां जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां का वहीं से दिया जाए। अब जैसे मोदी नगर वाला था तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली इसको दे दीजिए यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन चेन की जो सप्लाई टूटी है इस वजह से लोगों को ज्यादा घबराहट है। अब पल्स ऑक्सीमीटर अगर किसी के पास है, उसे लग रहा है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और ऑक्सीजन उसको 2 दिन बाद आएगा, तो फिलहाल वो ऑक्सीजन कैन आते हैं, तो जिस तरह से छोटा सा होता है ऑक्सीजन कैन, तो उससे 2-3 वो रख लेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा ना। अब देखिए हर एक सिस्टम परेशान है, आखिर इतना ज्यादा क्राइसिस आ गई है तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। तो पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ यही काम कर देता है कि आपको एक पहले से आप प्रिपेयर होने का एक मौका दे देता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर। आपने तो ये बात बहुत ही बढ़िया से समझाया, लेकिन बार बार खबर आ रहा है अस्पतालों में बेड ना पाने के कारण से बहुत लोग जो है
सड़क में बैठे रहते हैं और ऐसा कुछ खास बीमारी ऐसा भी नहीं है, गंभीर हालत नहीं हुआ है, फिर भी हॉस्पिटल में मतलब भर्ती हो चुका है। और जो खास मरीज नहीं है उसका इलाज क्या घर में हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे परफेक्ट बात यही है, हमने कई हॉस्पिटल से हम बात किए, इवन हम डॉक्टर लोग भी हमको बताएं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर हाल में एडमिट करना जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो बाहर बेचारे मर रहे हैं। और कुछ ऐसे मरीज हैं जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, बट वो आईसीयू में बैठे हुए हैं। अब क्या करिएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना में ना। जो सबसे खतरनाक कोरोना है वो सेकेंड जो डबल म्यूटेंट आया वो है। जो प्राइमरी कोरोना था जो वुहान से आया था वो ज्यादा खतरनाक नहीं, या पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जैसे किसी को वैक्सीन लग गया उसे फिर कोरोना हो जाता है तो किसी कीमत पे नहीं मरेगा वो। अब किसी का इम्यून एकदम खराब है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता। री इन्फेक्टेड मरीज, कई मरीज को देख रहे हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हुआ है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये लोग तो अपने से ठीक हो जाएंगे। 85% मरीज खुद से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए। एक मेरे जान पहचान में एक है मेरा, उसको कोरोना था और उसका टेस्ट जांच कराए तो रिपोर्ट मेरे पास आया। हम उसको बताए नहीं भाई तुम्हें कोरोना है, लेकिन हर वो दवा, विटामिन सी, जिंक, दूध, नारियल पानी, ये सारा उसको देते रहे। और हम उन्हें उसको कहा कि तुम्हें डेंगू है, तो कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम डेंगू को तो ऐसे हरा देंगे। और वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया हम उसको बताएं कि हम तुमको कोरोना है, 2 दिन तक उसका बीपी लो था, सर आप हमसे झूठ बोले। तो यहाँ एक ये मानसिकता भी हो गई है कि लोग डर जा रहे हैं बहुत, क्योंकि अगल बगल की स्थिति को देखकर। तो डरना भी नहीं है, इसमें हिम्मत से काम लेना है यहाँ पर। और घर पे ठीक हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर आप घर होम आइसोलेशन में हैं तो याद रखिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर अगर 85 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर अगर घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं तो घर पे ऑक्सीजन लेने पे एक डेक्सामेथासोन जरूरी हो जाता है कि जब आप ऑक्सीजन पे हैं तो आपका फीवर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो डेक्सामेथासोन वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे से प्रेस्क्राइब करेंगे इसको। आपने सही बात कहा है सर कि जब भी कोरोना पॉजिटिव आता है तब लोग होपलेस हो जाता है, लेकिन जब नया नया कोरोना पॉजिटिव होता है तो घर में उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए सर। घर के लिए क्या है कि आपको 2 चीज का इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला आपको हमारे अगर देखेंगे तो जिंक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। और शुगर के मरीज में इंसुलिन कम होता है और इंसुलिन बना ही होता है जिंक से। तो अगर किसी में इंसुलिन कमी है तो नो डाउट उसमें जिंक की कमी है, तो जिंक कम नहीं होना चाहिए। तो जिंक को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल टैबलेट आता है, वहाँ आप जिंक का टैबलेट देखिए वहाँ पे होगा। हमने यहाँ पर अभी जैसे प्रिकॉशन के रूप में यहाँ एक जिंक का टैबलेट है, ये विटामिन सी है। तो विटामिन सी हमें किसी भी खट्टे फल से मिल सकता है, तो यहाँ हम एक विटामिन सी का टैबलेट ले सकते हैं और ये जिंक ले सकते हैं। घर पे इसको प्रिकॉशन के लिए आराम से एक ले सकते हैं सुबह शाम, एक ही हो सकता है। और मान के चलिए जिंक नहीं मिल रहा है या विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक के लिए हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं वो अंडा नहीं खाते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्म दूध से। और विटामिन सी के लिए खट्टे फल, आंवला बेहतरीन है, सूखा आंवला खाने से बेहतर हो जाएगा वहाँ पे। और पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, डिहाइड्रेशन जहाँ हुआ ये जानलेवा साबित हो जाएगा। तो पानी भरपूर पीना है, योगा करना है और मानसिक रूप से एकदम प्रबल रहना है कि हम 2 से 3 दिन में हरा देंगे। देखिए कोरोना क्या है ना कि 8वें से और 12वें दिन में ही मेन ये अटैक करता है। तो 8 से 12 दिन का जब कोरोना का ये जो टाइमिंग है, इसमें व्यक्ति को एकदम दृढ़ संकल्प लेके रखना है कि नहीं, इस 4 दिन में तो हम इसको हरा के ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया और मैंने पूरा दोस्तों को दिखाने की कोशिश किया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को ये वीडियो पहुंच जाए और ये जानकारी उन्हें मिले। और उनमें अगर कोई कोरोना का संक्रमित आ चुका है तो वो ये सब चीज़ करे और बढ़िया चीज़ खाए और कोरोना को दूर भगाए। और मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी खबर आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसे ही नया जानकारी लेकर।